सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान आईएचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थी, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, जिसका मैंने आपको एक पार्ट करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसे देखिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट टॉपिक है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस की विजय के क्या कारण थे? ठीक है, देखो, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पहले 3 जो आम चुनाव हुए थे, उसका मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया था। मैंने आपको सीट्स का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा, तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्लीज़ उसे देखिए, ताकि आप इस वाले पार्ट से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। ओके, तो देखो, जो पहले जो 3 चुनाव थे, उसमें कांग्रेस, आप जानते हैं कि तीनों ही चुनावों में कांग्रेस जीती थी और काफ़ी सारी सीट्स के साथ कांग्रेस जीती थी। ओके, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास था। ठीक है, तो ऐसे क्या कारण थे कि वही जीती, कोई और सी पार्टी क्यों नहीं जीती? ओके, अब तो इसका जीतना मुश्किल हो चुका है। तो पहले ऐसा क्या था? मतलब क्या कारण थे? ओके, तो देखो, पहला कारण था, कांग्रेस उस समय का सबसे प्राचीन व बड़ा दल था। ठीक है? पहली बात कि कांग्रेस जो था ना, उस समय का सबसे प्राचीन, ठीक है? सबसे पुराना मतलब, और सबसे बड़ा दल था। काफ़ी पावरफुल इसमें नेता थे, ठीक है? काफ़ी पावरफुल ये दल था, ठीक है? इससे ज़्यादा पुराना और कोई दल था नहीं। मैंने आपको बताया था ना, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना पुराना था ये उस समय के हिसाब से भी। ओके, 1952 के हिसाब से भी ये कितना पुराना दल ये था। ओके, सेकंड रीज़न था, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है? जो अंग्रेज़ों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा था, हमें अपना उपनिवेश बना कर के रखा था, तो जो हमने स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम किए, ठीक है? जो हमारी जो है स्वतंत्रता के लिए जो हमारी लड़ाई हुई, उसमें कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है? इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ज़्यादातर इसी पार्टी से बिलॉन्ग करते थे। ओके, इसके जो प्रमुख नेता थे, वो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो एक इसका ये रीज़न था कांग्रेस का जीतने का। ओके, सबको साथ लेकर चलने की नीति थी इसकी। ठीक है? ये सभी को साथ लेकर चलती थी ये पार्टी। ओके, स्टार्टिंग में हालाँकि ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में ये प्रभुत्वशाली और बड़े अमीर लोगों की ये पार्टी हुआ करती थी, लेकिन महात्मा गांधी के आ जाने के बाद इस पार्टी में सब लोग शामिल होने लगे। ओके, सबको इन्होंने अपने में शामिल करना शुरू कर दिया, चाहे वो कोई भी विचारधारा का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से आता हो, तो ये सबको अपने में शामिल करते थे। तो इसलिए ये पार्टी सबको साथ लेकर के अपने साथ चलती थी, ये इसकी नीति थी। तो एक जीतने का कारण इसका ये भी था। ओके, चौथा कारण था, विरोधी दलों का निर्माण कांग्रेस से निकलकर हुआ था। ओके, देखो, वैसे तो इतना कोई पावरफुल विरोधी दल उस समय नहीं था, ठीक है? लेकिन फिर भी जो दल थे, सीपीआई वगैरह ये सब, इसी से ही कांग्रेस से निकल के बने थे ये। कैसे? देखो, जो कांग्रेस में जैसे अलग-अलग विचारधारा के लोग थे, तो उनके गुट थे, ठीक है? ग्रुप, ओके, उनके ग्रुप थे। जैसे कि कोई सोशलिस्ट विचारधारा का है, तो उसका एक अलग ग्रुप है, गुट बोला करते थे, ओके? और कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का है, तो उसका एक अलग गुट है, ओके? और कोई नरमपंथी, गरमपंथी, ऐसे-ऐसे करके गुट थे। तो जिनकी ताल नहीं बैठती थी, तो वो अलग हो जाते थे, वो अपनी एक अलग पार्टी बना लेते थे। जैसे कि सोशलिस्ट विचारधारा वालों ने अपनी पार्टी बना ली, कम्युनिस्ट विचारधारा वालों ने अपनी पार्टी बना ली, किसी अन्य विचारधारा वालों ने अपनी पार्टी बना ली। तो 99% उस समय जो पार्टीज़ थी ना, विरोधी दल, वो कांग्रेस में से ही निकल के बनी थी। ओके, तो कुछ इसका जीतने का कारण ये भी था। ओके, फिर एक था गठबंधन सरकारों की असफलता। ठीक है, गठबंधन क्या होता है? जैसे कि जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता। स्पष्ट बहुमत मीन्स जितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उसकी जो हाफ सीट होती है,
वो प्राप्त नहीं हुई। ठीक है? स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नहीं प्राप्त हुआ, तो 1-2 दल या जितने भी पार्टी बनाने के लिए जितनी भी सीटों की आवश्यकता है, उसके अनुसार गठबंधन बनाया जाता है। ओके? फिर वो सरकार बनाते हैं। ओके? वर्तमान में भी भारत में गठबंधन की सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन की। ठीक है? एक अभी वर्तमान में इंडी गठबंधन भी है, इंडी अलायंस। ओके? तो उस समय क्या हो रहा था? गठबंधन सरकार जो है असफल हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, सीपीआई की सरकार बर्खास्त हो गई थी, जो गठबंधन की सरकार उन्होंने केरल में बनाई थी। ओके, तो जब ये असफल हो रहे थे, तो लोगों का इनसे विश्वास उठ गया, लोगों ने इन्हें विरोधी दलों को वोट देना बंद कर दिया, लोगों ने कांग्रेस को ही अपनी पहली पसंद बना लिया। ठीक है, एक कारण ये था कांग्रेस का उस समय जीतने का। और फिर छठा कारण आपका आ जाता है बड़े नेताओं द्वारा चुनाव लड़ना। ठीक है? देखो, जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये उस समय के काफ़ी प्रभावशाली ये नेता थे, काफ़ी पावरफुल ये लीडर थे। ठीक है? तो 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 जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा, तो लोगों ने इनको काफ़ी पसंद किया और इनको ही वोट दिया। और इनकी सरकार फिर बनी और ये प्रधानमंत्री बने। तो ये बड़े नेता द्वारा जब ये चुनाव लड़े जाते थे तो कांग्रेस ही जीतती थी। ठीक है? प्रभावशाली नेता इसके अंदर थे, कांग्रेस के अंदर। ठीक है? पावरफुल लीडर्स जो भी थे उस समय के वो ज कांग्रेस के ही थे। ओके? 7th रीज़न आपका आ जाता है कांग्रेस का एक राष्ट्रीय पार्टी होना। ठीक है? अब ये राष्ट्रीय पार्टी क्या होता है? देखो, एक होता है राष्ट्रीय दल और एक होता है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? जो नेशनल लेवल की पार्टीज होती है, लाइक बीजेपी, लाइक कांग्रेस। ठीक है? ये हो गई नेशनल पार्टीज। और एक होते हैं क्षेत्रीय दल, जो कि एक क्षेत्र विशेष में या एक राज्य विशेष में ही पाए जाते हैं। ठीक है? जैसे कि आपकी हो गई समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा। ओके, साउथ में डीएमके। ओके, और महाराष्ट्र में आपकी हो गई महाविकास अघाड़ी। ठीक है, ये हो गई क्षेत्रीय पार्टी। ओके, लेकिन कांग्रेस जो है वो तब भी नेशनल पार्टी थी और आज भी ये नेशनल पार्टी है। तो एक रीजन इसका ये भी था पहले 3 चुनावों में जीतने का। ठीक है, तो देखो ये 7 रीजन थे कांग्रेस के पहले 3 आम चुनावों में जीतने के। ठीक है, अब देखो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 नेशनल पार्टीज हैं और उनके नाम देख लो आप। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मतलब, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, ये आपकी वर्तमान के समय में 6 नेशनल पार्टीज है। हालांकि ये आपको आपकी बुक में नहीं दिया गया है। ओके, ये मैंने आपको ऐसे ही बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। ठीक है, कांग्रेस का जो दबदबा था, कांग्रेस का जो भौकाल था, उसका नेचर कैसा था, उसकी प्रकृति कैसी थी। ठीक है, तो देखो, सिर्फ भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये जो एक पार्टी का जो दबदबा है ना, ये सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं है। ठीक है, ये और भी जगह है। देखो, और भी देशों में ऐसा है, लेकिन भारत तथा अन्य देशों में फर्क है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व का ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये और भी देशों में है। लेकिन जो भारत में है, ये एक डिफरेंट केस है और वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है एक दलीय पार्टी व्यवस्था है। ठीक है, वहां पर एक ही दल को चुनाव लड़ने के लिए अलाउड किया गया है। और जबकि भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। मल्टीपल पार्टीज यहाँ पर जो है चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में वो खड़ी होती हैं, फिर कोई एक पार्टी जीतती है, फिर वो जीतकर अपनी सरकार बनाती है। तानाशाही टाइप नहीं, या फिर एक दलीय पार्टी टाइप यहाँ पे नहीं है दबदबा। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। कई देशों में एक ही पार्टी को शासन करने का अधिकार है, ठीक है। कई देशों में केवल एक ही पार्टी को शासन करने का अधिकार है, उनका संविधान जो है एक ही पार्टी को अलाउड करता है वहां पर शासन करने के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि चीन, क्यूबा और सीरिया, ठीक है। चीन, क्यूबा और सीरिया, ये एक दलीय व्यवस्था है इन देशों में, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर कायम है। इनके संविधान ने एक ही पार्टी को परमिशन दी हुई है चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए, इनके इनके देश के संविधान ने। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ पे बकायदा चुनाव होता है और फिर उसके बाद बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कितनी सारी पार्टीज चुनाव में खड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद जनता वोट देकर आती है, फिर जिसको सबसे ज्यादा सीटें या स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वो अपनी सरकार बनाती है। तो हुआ ना डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट है, वहां पर अलग देशों में डिफरेंट है, ठीक है। म्यांमार, बेलारूस व इरिट्रिया में भी एक ही दल की सरकार बनती है, लेकिन कानूनी या सैन्य रूप में, अर्थात तानाशाही के रूप में। देखो, जो ये म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया है ना, यहाँ पर जो है तानाशाही के रूप में सरकार बनती है, ठीक है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व उपरोक्त देशों से अलग है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीतकर सरकार बनाती थी। तानाशाही या फिर बलपूर्वक इस प्रकार से नहीं ये सरकार बनाती थी, सैन्य बल पर ये सरकार नहीं बनाती थी। ये तो चुनाव में खड़ी होती थी, जीतती थी, तब जाके ये सरकार बनाती थी। ये जो मैंने आपको देश बताए, चीन, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, ये अलग बात है और यहाँ की बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, ठीक है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओयूम के द्वारा बंबई में हुई थी। ये बात आप अभी तक जान ही चुके होंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट चल रहा है चैप्टर का। शुरुआत में कांग्रेस केवल नवशिक्षित, कामकाजी व व्यापारिक वर्गों का संगठन थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि शुरुआत में ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सबकी पार्टी थी। इसमें जो थे नवशिक्षित, कामकाजी, व्यापारिक वर्ग थे, ठीक है। और ये इन इन जैसे लोगों का ये संगठन थी, बड़े बड़े लोगों की, ठीक है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज की। लेकिन बाद में 20वीं सदी में गांधी जी ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक है। 20वीं सदी मीन्स 1991 से लेकर के 1999 के बीच का जो समय काल था वो 20वीं सदी। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है अभी, ठीक है। ये 20वीं सदी की बात बता रहा है। तो जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए तो उन्होंने इसको जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, इसमें सबको शामिल करो, हर प्रकार के, हर वर्ग के, गरीब अमीर, हर प्रकार के लोगों को इसमें शामिल करो, ठीक है। कांग्रेस को महात्मा गांधी जी ने जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक है। इसमें किन किन को शामिल करना शुरू कर दिया? किसान, उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, सभी धर्मों को, अमीर, गरीब, मजदूर, मालिक, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी को शामिल किया गया था, ठीक है। कोई भाई किसान हो वो भी पार्टी में शामिल किया गया, कोई उद्योगपति हो उसको भी शामिल किया गया, शहर का हो, गांव का हो, उनको भी शामिल किया गया, हर धर्म के लोगों को शामिल किया गया, अमीर गरीब को भी शामिल किया गया, मजदूर हो, मालिक हो,
गरमपंथी विचारधारा का हो, नरमपंथी विचारधारा का हो या दक्षिणपंथी विचारधारा का हो या फिर वामपंथी विचारधारा का हो या कोई अन्य भी विचारधारा का हो, सबको कांग्रेस में शामिल किया गया। ठीक है, ये बदलाव कब आया था? गांधी जी के आ जाने के बाद। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। ठीक है, देखो जो भी दल या पार्टी या लोग आते थे उन्हें कांग्रेस अपने में शामिल कर लेती थी। ठीक है, अभी इससे पिछली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया, कोई भी विचारधारा का आता था, किसी भी वर्ग का आता था या कोई भी होता था, अमीर गरीब वॉटेवर कुछ भी हो, कोई भी हो, सबको कांग्रेस अपने में शामिल कर लेती थी। ठीक है, जिससे विपक्षी पार्टियां कमजोर पड़ जाती थी। ठीक है, अब जब ये सबको अपने में शामिल कर लेती थी ना, तो क्या होता था, जो विरोधी पार्टियां थी, जो विरोधी दल थे, वो कमजोर पड़ जाते थे। ठीक है, इस पार्टी में विभेद भी हो जाते थे। ठीक है, विभेद मीन्स इसके मतलब इससे टूटकर अलग भी हो जाते थे। ठीक है, अब कौन टूट के अलग हो जाते थे, देखो वो देखो, कांग्रेस से निकलकर अलग पार्टियां बन जाती थी तथा कांग्रेस में सहनशीलता भी थी। ठीक है, कांग्रेस में विभेद हो जाते थे, मतलब ये टूट भी जाती थी पार्टी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है सहनशील थी। ठीक है, सहनशीलता तब भी कांग्रेस के अंदर थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के भीतर विभिन्न समूह होते थे। ठीक है, विभिन्न तरह के इसमें ग्रुप होते थे, अलग अलग प्रकार के इसमें ग्रुप होते थे, जो कि क्या कहलाते थे? गुट कहलाते थे। थोड़ी देर पहले ये बात मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, गुट वो कहलाते थे। देखो जैसे कि क्या होता था, कोई सोशलिस्ट विचारधारा का है, हालांकि ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, कोई सोशलिस्ट विचारधारा का होता था, उनका एक अलग ग्रुप होता था। ठीक है, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का होता था, उसका अलग ग्रुप होता था, नरमपंथी होता था, उसका अलग ग्रुप होता था, गरमपंथियों का अलग ग्रुप था। ठीक है, इनके गुट बने हुए थे, ग्रुप बने हुए थे, जिसका क्या नाम कहते थे? गुट कहते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग प्रकार के गुट होने के बावजूद भी इनके बीच में तालमेल रहता था। ठीक है, और सहनशीलता भी इनके अंदर तब भी होती थी। ओके, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हों तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी आप मुझसे तसल्ली से सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। और ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।